जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि मैंने उसमें थंबनेल डाला है कि क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। ये पूरे का पूरा एक असम्पशन है। असम्पशन इसलिए क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पर, जिस तरीके से सिचुएशंस हैं और लगातार कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर आप सिचुएशंस को सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के फॉर्म में देखें तो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर सिचुएशन को आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की जगह दूसरे फॉर्म में देखें, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, तो वहाँ पर साफ नज़र आएगा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों का एनालिस जोड़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो संकेत हैं असलियत में कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब यहाँ मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस आप तक पहुँच सके। और दूसरी, अगर दोस्तों आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। 500 रुपीज़ पर मंथ के अंदर NCERT के बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से करवा दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल के ऊपर जुड़ें ताकि ताकि मतलब हमारे वीडियो क्लासेस के अंदर जुड़े ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो सके। NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो चाहकर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते या बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। जैसे बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कुछ खासा मतलब नहीं है। जैसे अगर चाड हो गया, नाइजर हो गया, इधर से ये दूसरे छोटे छोटे देश हो गए, बुर्किना फासो, माली वगैरह, इनके अंदर किसी का बहुत ज़्यादा सा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो रिसोर्सेज हैं, ना ही बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक कोने में बीच में पड़े हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि असलियत में मामला क्या है। अब वहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ देश ऐसे हैं जो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होते हैं जहां से होना या ना होना, उसमें किस पावर का कब्जा होगा वो इम्पॉर्टेंट है, या कौन से रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं उसका काम करेगा। जैसे अगर आप अफ़गानिस्तान को देखेंगे दोस्तों, तो अफ़गानिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से आप रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया सब पे दबाव बनाए रख सकते हो। ऐसी ही एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अपना एंजॉय करता है पाकिस्तान। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान है ना, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी दुनिया का देश, कोई भी दुनिया की पावर अगर इस सेंट्रल एशिया में एंटर करना चाहे और जिसका पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस हो, सोच कर देखो, जिसका पाकिस्तान पर डोमिनेंस हो, वो एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। दोस्तों, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था ना, इस पार्टीशन के पीछे भी अगर आप में से किसी को लगता है कि जिन्ना उस पार्टीशन यानी बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, तो जिन्ना एक बेवकूफ़ गधा था। उसे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इतना पता था, उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। असलियत में पाकिस्तान को जिन्ना ने नहीं बनाया, असलियत में पाकिस्तान को बनाया ब्रिटिशर्स ने, असलियत में पाकिस्तान को बनाया वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को बनाकर यहाँ पर एक ऐसी सरकार, क्योंकि सरकार तो थी ही नहीं। आप देखो ना, पाकिस्तान के अंदर 70 ईयर्स में 2008 से पहले कभी भी कोई भी सरकार 5 साल पूरे ही नहीं कर पाई थी। कोई भी सरकार बनी वो 5 साल पूरे ही नहीं कर पाई। 5 साल से पहले ही संसद भंग हो जाती थी। 5 साल से पहले संसद भंग हो जाती थी। उसके बाद 2008 से लेकर और आज 2022 तक, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो 5 साल पूरे कर जाए। इमरान खान भी ऐसा नहीं है। बेनजीर भुट्टो को तो पहले ही मार दिया, उसके बाद एक प्रधानमंत्रियों को बदलते चले गए। हालात जो थे वो खराब थे और इस सिचुएशन में आ चुके थे कि बिल्कुल सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मिलिट्री कू हमेशा रहा 2008 तक। अब सवाल यही है, 2008 तक ही मिलिट्री कू क्यों रहा?
भाई सीधी सी बात ये है कि अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री वाले जो भी जब 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 सोच कर देखिए प्लानिंग, जब जब अफगानिस्तान के अंदर जब जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट बढ़े हैं, तब तब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कू हो गया। और जब जब अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में अमेरिका के इंटरेस्ट ख़त्म हुए हैं या नहीं रहे या कम रहे, तब तक पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आना शुरू हो गई। जब जब अमेरिका के इंटरेस्ट ख़त्म हुए, इससे अंदाज़ा लगाइए कारगिल वॉर के अंदर, कारगिल वॉर शुरू हुआ। कारगिल वॉर मेरे को पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट खुल के नज़र आए कि कारगिल वॉर हुआ, कारगिल वॉर से सिचुएशन क्रिएट हुई और सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हुई कि नवाज शरीफ को हटाकर मुशर्रफ आ गया और मुशर्रफ के आने के बाद 9/11 हो जाता है। 9/11 के बाद आप देखोगे कि अमेरिका एंट्री कर गया, उसे पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान की। ये एक थ्योरी है, क्योंकि अमेरिका को अफ़गानिस्तान की ज़रूरत थी तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में घुसने से पहले पाकिस्तान के अंदर अपने फेवर की सरकार बनाई, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो थी वो बदलना चाह रहा था। और यूं कहें कि एक तरफ भाई रशिया ताकतवर हो रहा था, रशिया अपनी ताकत बढ़ाते हुए नज़र आ रहा था। उस टाइम पर पुतिन जो है वो हल्की हल्की सही आंखें दिखाना शुरू कर चुके थे, अमेरिका के दिमाग में और अलग ही बातें शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका के दिमाग में अलग बातें शुरू हो चुकी थी, दूसरी तरफ भाई अमेरिका के दिमाग में यही था कि ईरान जो है वो तो दुश्मन बना हुआ है, सीरिया के अंदर रशियन गवर्नमेंट है उसे निपटाओ, इराक में रशियन गवर्नमेंट है उसे निपटाओ, लीबिया के अंदर इराक में और अफ़गानिस्तान के अंदर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके कहीं ना कहीं एक वॉर छेड़ दो, वॉर ऑन टेररिज्म। और अमेरिका जो था वो एक तरीके से इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर पड़ रही थी, उसे बल मिलेगा। अब उस टाइम तो अमेरिका ने एक वॉर शुरू किया जिसे कहते हैं कि एक साइकोलॉजी का, ये यूँ कहे कि एक सूडो वॉर शुरू किया, कमज़ोर देशों को हराकर अपनी सुपीरियरिटी शो कर ली और कहीं ना कहीं अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर एक तरीके से एक छत्र राज और अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ये सारे काम किए। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो अब दोबारा से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर आपको नज़र आएगा कि रशिया जो है इधर पावरफुल हो रहा है, वो बेलारूस के ऊपर तो एक तरीके से लुकाशेंको के मामले में कब्जा कर चुका है, यूक्रेन को बुरी तरीके से धो रहा है, हार रहा है, यानी यहाँ पर हरा रहा है, यानी यहाँ एक बैटल ग्राउंड तैयार हो चुका है। ये जो इलाका है और ये साउथ चाइना सी रीजन है, ये भी एक तरीके का बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड मौजूद है। लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस क्राइसिस, जिसे आप कहेंगे एनर्जी क्राइसिस, वो लगातार बढ़ रहा है। ऑयल और गैस क्राइसिस यानी एनर्जी क्राइसिस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब एक तरफ एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो है वो मजबूत हो रहा, वो कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखा रहा है अमेरिका से। चाइना जो है वो ताकतवर है और चाइना किसी भी तरीके से इन दो इलाकों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में अगर एक बैटल ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका है और अमेरिका ईरान के साथ किसी तरीके की साझेदारी करना चाहता है, यहाँ सोच कर देखिए चारों तरफ से ईरान के साथ साझेदारी है, सीरिया के बड़े हिस्से से लेकर इराक के ऊपर कब्जा हो चुका है, ट्यूनीशिया से लेकर लीबिया से लेकर इजिप्ट से लेकर बड़े इलाकों के ऊपर अमेरिका की अभी भी प्रेजेंस बन चुकी है। अगर ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाती है तो ये पूरा इलाका अमेरिका के कंट्रोल में आता हुआ नज़र आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप मुझे एक बात बताइए, क्या अमेरिका किसी भी तरीके से पाकिस्तान जैसे देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इग्नोर कर सकता है? वो भी तब जबकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खासकर आर्मी और पुरानी जो एलीट क्लास है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़्यादा करीब हैं और अमेरिका और यूरोप के ज़्यादा करीब हैं और अमेरिका और यूरोप से कहीं ज़्यादा क्लोज रिलेशंस रखे हुए हैं।
सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस वहीं पर सेटल हो रखा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान जो हैं वो जियो पॉलिटिक्स के बहुत कच्चे इंसान हैं। उन्हें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो भले ही भड़का भड़कू के करनी आती हो, इंटरनेशनल जियो मतलब पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत कच्चे इंसान लगे। उन्होंने अमेरिका को खुले तौर पे नाराज़ किया। उन्होंने क्या नाम है, अपने जो बाकी पुराने दोस्त थे, भाई अगर इमरान खान को देखो तो इमरान खान की पूरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव की नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस वाली रही है, अपोज करने वाली रही है। चाहे आप इमरान खान के अमेरिका से रिलेशंस को देखेंगे तो अमेरिका से कुछ खास रिलेशंस इमरान खान के हैं नहीं, और यहाँ तक कि जो बाइडन जो है, जो बाइडन ने तो इसको फ़ोन तक नहीं किया, इसलिए नाराज चल रहा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो तो खैर क्या बताए जाए, बहुत ही बुरे हालात में हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में हैं। अब क्या काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में हैं ये समझिए कि सऊदी अरेबिया जो है उसने कश्मीर मामले में इमरान खान का साथ नहीं दिया, इमरान खान मुंह फुला गया। अब डिप्लोमेसी जिसे नहीं आएगा वो तो मुंह ही फुलाएगा, और जिसे डिप्लोमेसी आती होगी वो मुंह फुलाने की जगह अपना काम निकालना चाहेगा, बार्गेन करेगा किसी न किसी दूसरे मामले में या सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेगा। अब अमेरिका को नाराज़ करके या अमेरिका को काउंटर करने के बाद ये कहीं ना कहीं चाइना जाता है। और रही सही कसर, जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो ये रशिया पहुंच जाता है, और मज़े की बात बड़े ही तरीके से कहता है कि मैं बड़े परफेक्ट टाइम पे आया हूँ। जब ये स्टेटमेंट आती है ना तो ये बचकाना स्टेटमेंट्स लगती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जो कूड़ा डालने के ऊपर दो औरतें लुगाइयाँ या औरतें आपस में लड़ रही होती हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सोच समझ के सूझबूझ के साथ डील किया जाता है, वरना हालात हाथ से कब निकल जाते हैं पता नहीं लगती। तो सऊदी अरेबिया के काउंटर करने के लिए टर्की का साथ दिया, और टर्की तो सऊदी अरेबिया का दुश्मन है, साथ में मलेशिया का साथ दिया। अब मलेशिया की साथ समस्या ये थी कि मलेशिया ने तो समय रहते अपने आप को पीछे हटाया और उठा के महातिर मोहम्मद को निपटा दिया कि हट जा, दफ़ा हो जाओ, अब तो मैं दोबारा आओगे ही नहीं। वहीं अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना के साथ एक डेट ट्रैप में फंसा दिया, कंट्री को कर्ज के जाल में अमेरिकन देश को फंसा दिया। और रशिया के साथ मिलके आने का मतलब ये है खाली हाथ लौट के आना था, मिलेगा क्या अमेरिका रशिया से पाकिस्तान को। वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया के मामले में ये जब सिचुएशंस खराब होती हैं, देखो नवाज शरीफ कैसा भी था, वो प्रधानमंत्री मोदी से बात करते रहते थे और वो लगातार एक डील फिक्स करते रहते थे, सिचुएशंस को हैंडल किए रखते थे, बातचीत करके, लेन देन करके, लोगों से दबाव डलवा के, कैसे भी करके दबाव डलवा के और सिचुएशंस को हैंडल किए रखते थे। वहीं अगर आप इंडिया की जगह, वहीं अगर आप इस टाइम इमरान खान को देखो तो वो कभी मोदी जी को छोटा आदमी कह रहा है, कभी पूरे यूरोपियन यूनियन को चैलेंज कर रहा है कि 22 एम्बेसडर्स ने जो मुझे चिट्ठी लिखी, हिम्मत है तो इंडिया को लिख के दिखाओ। अब यार ऐसे थोड़ा होता है। यानी आपकी सिचुएशंस आपके हाथ से निकल चुकी हैं, आप एक इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर प्रूव हुए। अब अगर आप इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी आप अयोग्य प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब अब क्या होगा। और दूसरा, आप खुले तौर पर चाइना और रशिया के साथ जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर अमेरिका कोई गेम नहीं करेगा? मुझे सिर्फ इतना बताइए। एकदम से पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो यूनाइटेड अपोजिशन है वो तो अपनी पोजीशन को देख ही रहा है, लेकिन अगर आप सीरीज को देखेंगे तो FATF ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जानबूझकर इकोनॉमिकली वीक बना रखा है। अब इकोनॉमिकली अगर वीक बना रखा होगा तो होगा क्या? इकोनॉमिकली वीक होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पब्लिक एग्रेशन है वो लगातार बढ़ेगा, और जैसे ही पब्लिक एग्रेशन लगातार बढ़ेगा उसका सीधा असर स्टेबिलिटी ऑफ इमरान गवर्नमेंट पर पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ
गवर्नमेंट पर पड़ेगा, और जब स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पर होगा तो इसका मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इनकम्बेंसी होगी, और एंटी इनकम्बेंसी का सीधा सीधा नतीजा एंटी इनकम्बेंसी का सीधा सीधा नतीजा ये होगा एंटी इनकम्बेंसी का सीधा सीधा नतीजा ये होगा कि भैया कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन जानबूझकर लाया गया। मतलब सोच कर देखिए, आर्मी बिल्कुल शांत सी बैठी हुई है और कहीं ना कहीं आर्मी और इमरान गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट सामने नजर आ रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है दोस्तों, इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर खतरा है। रही सही कसर, इंडिया ने भी अपना रोल मिसाइल डाल के प्ले कर दिया। इंडिया पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि गेम क्या है। अरे भैया, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी कम करनी थी, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता कम करनी थी। और विश्वसनीयता अगर कम करनी है तो इसका सीधा सीधा तरीका क्या होगा? विश्वसनीयता अगर करनी है तो इसका सीधा सीधा तरीका ये होगा, इसका सीधा सीधा तरीका ये होगा कि भैया आप एक ऐसा काम कर दो जिससे नेशनलिज्म की अप्रोच के ऊपर बुरा हाल हो और बेइज्जती से महसूस हो, कमज़ोर प्रधानमंत्री प्रूव हो। आपने एक मिसाइल मारी 124 किलोमीटर अंदर, 2 दिन तक तो वो बोल ही नहीं पाए। इंडियंस को नहीं पता, इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई थी कि गई दी गई, देखते क्या होता है। उसके बाद अब उनको लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो गई, अब हमारे को जवाब दो, हमला हो जाता, क्या हो जाता। बातें करते रहो, बातों का क्या, असलियत में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी गिरानी थी, वो गिरा। अब आप सोच कर देखिए, इमरान खान जो चाइना और रशिया के फेवर में जाने के लिए अड़े हुए हैं, ये बिल्कुल वही हैं जो ज़ेलेंस्की इस समय पर यूक्रेन में कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ज़ेलेंस्की यूक्रेन में कर रहे हैं, हालांकि यहाँ कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान पे सीधे हमला करे इंडिया को छोड़कर, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया का ऐसा कुछ हमला करेगा। इंडिया अपने मजे ले रहा है, उसे दबा के रखने की कोशिश करना चाहेगा कि क्यों हमला करे, क्या हमला करे, क्या हमला करे। तो ये असलियत में मामला जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस डायमेंशन में है, सिर्फ और सिर्फ इस डायमेंशन में है कि इमरान खान की सरकार को यहाँ गिरा दो और यहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी की या बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की, बिलावल भुट्टो वाली पार्टी की गवर्नमेंट को बनवा दिया जाए, और वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोपियन नेशंस के इशारों पर काम करें। सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।